Hello, angels, and welcome to Angelo. So, this is the second chapter of your science chemistry, which is acid, bases, and salt. जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है. एंड इफ अगर आप लोगों ने उसको अभी तक चेक नहीं किया है, सो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको चेकआउट कर सकते हैं. एंड प्लीज डू चेक इट आउट, बिकॉज जो 2-3 टॉपिक्स होते हैं फर्स्ट चैप्टर में, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द बैलेंस्ड इक्वेशन, इस तीनों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है एनसीईआरटी बुक की हेल्प से. सो अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है, सो गो एंड वॉच इट आउट. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. So now let's proceed with the second chapter of your NCERT class 10 science, which is acid, bases and salt. So in the very first paragraph, इसमें ये बताया है कि जो एसिडिटी एक प्रॉब्लम होती है जिससे ऑलमोस्ट हर कोई सफ़र करता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ओवर ईटिंग. जब हम शादियों में जाते हैं, यूजुअली जब हम शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत टाइप के डिशेस रहते हैं एंड हमें सारे डिशेस खाने होते हैं. इस चक्कर में हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं एंड हमें एसिडिटी हो जाती है. सो अगर आपको इसके बाद से कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो. तो यहाँ पे 3 तरह के आपको सॉल्यूशंस दिए गए हैं, विच इज द लेमन जूस, विनेगर एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. तो इन तीनों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कंज्यूम करना प्रेफर करोगे अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है? तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे. बट अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एंड इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो अगर आपको एसिडिटी हुई है तो आपको बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन कंज्यूम करना है, विच इज़ अ बेस एंड हेंस इट विल न्यूट्रलाइज योर एसिडिटी. ओके, सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एसिड एंड बेसिस का. एसिड्स आर सार एंड टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिथमस पेपर टू रेड. मतलब वो ब्लू लिथमस पेपर, लिथमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, वो उसको रेड में चेंज कर देता है. एंड हेंस एंड बेसिस आर बेटर, बी से बेस एंड बी से बेटर, and they change red litmus paper to blue. So B for base, B for bitter and B for blue. So you can learn like this जिससे आप एग्जाम टाइम में भूलोगे नहीं. So yeah, litmus is a natural indicator and so do the turmeric. Turmeric भी एक natural indicators है. जब आप छोटे हुआ करते थे तो आप कुछ भी खाते थे तो आपके जो क्लोथ्स होते थे ना, उस पर अगर वो करी गिर जाती है तो उस पर एक येलोइश कलर का स्टेन लग जाता था. बट जब भी आपकी मम्मा उसको वॉश करती थी किसी भी सोप या डिटर्जेंट से, तो वो येलोइश जो स्टेन होता था वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता था. आई थिंक उस टाइम तो बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि हाँ ऐसा क्यों होता है, बिकॉज मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि वैसा क्यों होता है. बट या, हियर द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर एंड द सोप्स आर द बेसिस. जब भी टर्मरिक बेस के कांटेक्ट में आते तो वो एक रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है. उसके बाद से अगर आप प्लेंटी ऑफ वाटर से उसको वॉश कर देते हो तो इट अगेन changes into the yellow one. Synthetic indicators are methyl orange and phenolphthalein. They are also used to test the base. So in this chapter we will further discuss the reactions of acid and bases with other elements and with each other also. सबसे पहले एसिड जो होता है ना, वो नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनता है. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, लेट्स टेक क्लोरीन. क्लोरीन इज अ नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन. सो क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन मेक्स which acid? Yeah, it's HCl. HCl is an acid which made up of chlorine and hydrogen. So इसमें एक नॉन मेटल अटैच है एंड एक हाइड्रोजन अटैच है. इसका मतलब है कि जितने भी एसिड होते हैं वो नॉन मेटल और हाइड्रोजन के अटैचमेंट से बनते हैं, एंड जितने भी बेसिस होते हैं वो मेटल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब वो कंबाइन होते हैं तो वो बेस बनाते हैं. या फिर आप मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड भी लर्न कर सकते हो. आखिर हाइड्रोक्साइड के 2 पार्ट्स होते हैं, विच इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दिस विल हेल्प यू फर्दर इन दिस चैप्टर, बिकॉज अगर आपको उनके ये याद है कि वो बनते कैसे, उनकी कॉम्पोजिशन क्या क्या है, तो रिएक्शन के टाइम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो. आपको रिएक्शन मगअप नहीं करना पड़ेगा, आप उसको इजिली कनेक्ट करके लर्न कर सकते हो. So yeah, please note down this. Non-metal plus hydrogen gives acid and non-metal plus hydrogen plus oxygen or metal plus hydroxide gives base. Okay, so metal plus hydroxide का example है CaOH twice.
Ca, calcium is a metal and hydroxide OH. So Ca plus OH gives in base which is CaOH twice. So यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है. ऐसे जितने भी बॉक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं either for the competitive one or for the boards. So litmus is a purple dye. ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ये जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करते हैं एंड इट इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर. यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है लिटमस सॉल्यूशन के रिगार्डिंग कि लिटमस सॉल्यूशन एक नेचुरल इंडिकेटर्स है, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. Okay, so when litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. That's why it's an indicator. There are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia, and geranium, which indicates the presence of acid and bases in the solution. So these are some of the petals of flowers and turmeric and the red cabbage leaves. So ये भी कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो आपको एसिड एंड बेसिस के प्रेजेंस बताते हैं. अगर आप लोग कभी भी लैब विजिट किए होंगे तो वहाँ पे आपको लिटमस पेपर मिला होगा. लिटमस पेपर पे आपने बहुत सारे एसिड एंड बेसिस का टेस्ट भी किया होगा. कलर भी चेंज हुआ होगा और आपने आपको ऑब्जर्वेशन भी नोट डाउन करते होंगे कौन सा एसिड था एंड कौन सा बेस था. तो आई होप यू आर क्लियर टिल नाउ. Okay, so the very first question of this chapter is you have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contain the acid solution and the basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? अगर आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर मिला है तो सबसे पहले आप अगर उसको डिस्टिल्ड वाटर में डिप करते हो तो कलर नहीं चेंज होगा. रेड लिटमस पेपर वन ऑफ देम कंटेन्स, हाँ, पहले बात तो डिस्टिल्ड वाटर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इट विल रिमेन एज इट इज. उसके बाद से आप जब रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप करोगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा. अगर आप उस ब्लू लिटमस पहले आप रेड लिटमस पेपर को अगर किसी बेस सॉल्यूशन में डिप करते हो तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा. उसके बाद से जब आप वो ब्लू लिटमस पेपर एसिड के सॉल्यूशन में डिप करोगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, जिससे एसिड एंड बेसिस अलग अलग हो जाएंगे. बच गया डिस्टिल्ड वाटर, सो जो बच गया वो डिस्टिल्ड वाटर. So this is how you will write the answer of this question. So I just hope it's clear. Okay, so understanding the chemical properties of acid, bases and salt. एसिड इन योर लेबोरेटरी, इसमें जो पहला एक्टिविटी है इसमें कुछ एसिड एंड कुछ बेसिस के नेम दिए हुए हैं. इसमें आपको लेबोरेटरी में जाना है, लिटमस पेपर लेना है, उन पे इन सारे सॉल्यूशंस को लिटमस पेपर को इन सबके सॉल्यूशन में डिप करना है एंड आपको फिर देखना है कि कौन सा एसिड का सॉल्यूशन है एंड कौन सा बेस का सॉल्यूशन है. HCl is an acid, H2SO4 is an acid. C chlorine is non-metal and it is attached with the H, hence it's acid. Like C, MgOH twice, magnesium attached with the hydroxide which gives and base. KOH, potassium is a non-metal. Potassium is the metal which is attached to hydroxide and gives potassium hydroxide, which is again and base. Acetic acid, MgOH twice, these all are bases because यहाँ पे क्या है attach hydroxide plus metal attach है, that's why they are bases. Put a drop of these solution in the test tube. So आपको इसको टेस्ट करना है. ये एक ऑब्जर्वेशन टेबल है, यहाँ पे आपको सबके ऑब्जर्वेशन लिखने हैं. आई होप ये एक्टिविटी आपने अपने स्कूल में ज़रूरी की होगी, जो कि मेरे भी स्कूल में करवाया गया था एंड आई एम श्योर आपके भी स्कूल में एक्टिविटी करवाई गई होगी. सो नाउ कम्स द ऑल फैक्टरी इंडिकेटर. 3 तरह के ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स दिए गए हैं, अनियन, क्लोव एंड वेनिला एसेंस, अनियन एंड क्लोव. सो ये 3 तरह के दिए गए हैं. सबसे पहला बात, अनियन, क्लोव या वेनिला एसेंस अगर एसिड में जाते हैं
तो वो किसी भी तरह का कोई भी चेंज शो नहीं करेंगे। और फैक्ट्री स्मेल से ये बताते हैं कि जो भी सॉल्यूशन उन जिसमें वो डिप हुए हैं वो एसिड है या बेस, तो एसिड के सॉल्यूशन में वो कोई भी चेंजेस शो नहीं करेंगे। व्हेन इट कम्स टू द बेस वो अपनी स्मेल्स छोड़ देंगे, मतलब जो उनकी ओरिजिनल स्मेल थे वो उसको रिटेन कर देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि येस इट इज़ अ बेस। सो सेकेंड एक्टिविटी में यही दिया हुआ है कि आपको जो इंडिकेटर्स है ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स एंड द लिटमस पेपर, आपको इन दोनों पे टेस्ट करना है एंड यू हैव टू राइट दैट कौन से एसिड है एंड कौन बेस है। सो द नेक्स्ट वन इज एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स। ओके, एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। सो एसिड का कॉम्पोजिशन क्या होता है? एसिड का कॉम्पोजिशन होता है नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन and non-metal plus metal gives salt. This is also a really important thing. Please note it down. Non-metal plus metal gives salt. So non-metal plus metal gives salt. ये भी अगर आप लोग को ये लर्न है कि नॉन मेटल प्लस मेटल सॉल्ट देता है, तो फिर आप इजीली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बाकी के जितने भी रिएक्शंस हैं उसको लर्न करने में। आपको पता है नॉन मेटल प्लस मेटल क्या देगा? सॉल्ट देगा। अब आप एसिड, आपको पता है एसिड इज अ नॉन मेटल एंड बेस इज अ okay, so acid is a non-metal and non-metal have to react with the metal, so it's an obvious thing कि जो product होगा वो एक salt होगा। and where's base is no, base is metal and metal have to react with the metal, so metal react करेगा, मतलब यहाँ पे होगी यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं उनके कंपाउंड में से। So when acid react with metal, so non-metal will react and it forms salt, and when base react with metal, then metal plus metal यहाँ पे displacement reaction होगी। Okay, so it's in test of hydrogen. Okay, so when acid react with metals, it forms salt. It forms salt because acid is a non-metal and when non-metal react with metal, it forms a salt. अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो हाँ यहाँ पे एक टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का। हाउ डू यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन योर रिएक्शन? आपने जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स, यहाँ पे जब जिंक ग्रैनुअल्स को आपने सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ non-metal plus hydrogen, and zinc is a metal. When they both combine they will form salt and hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस के बबल्स उस टेस्ट ट्यूब में मिलेंगे तो हम उसे एक सोप सॉल्यूशन में डालेंगे। उसके बाद से जब उस सोप सॉल्यूशन से जब वो गैसेस रिलीज होंगे, अगर उसके ऊपर आप कोई कैंडल लिट करके रख देते तो एक आपको एक पॉप अप साउंड मिलेगा, ठीक है, एक पॉप करके साउंड मिलेगा जो कि आपको ये बताएगा कि उस आपने जो रिएक्शन की है उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, सो डू रिमेंबर इट आउट। ओके, नाउ कम्स द बेस। अब बेस है NaOH, क्योंकि इसमें Na मेटल है एंड इट्स कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन NaOH. So it will now combine with the metal. So Na is also a metal and zinc is also a metal. So acid and so it's a base and metal will combine and यहाँ पे displacement reaction होगा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। हाईली रिएक्टिव मेटल यहाँ पे Na है विच इज सोडियम एंड नो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जगह यहाँ पे नो, so there is
सो दिस रिएक्शन इज रियली इम्पॉर्टेंट. ये रिएक्शन जब मैंने एग्जाम दिया 10th का तभी भी पूछा गया था, एंड दिस रिएक्शन इज रियली इम्पॉर्टेंट. सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन, जब भी कोई बेस एक मेटल से रिएक्ट करता है तो वो एक वो एक सॉल्ट नहीं बनाएगा, जो कि बेस इज एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड जब वो एक मेटल से रिएक्ट करेगा तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म होगी. एंड NaOH प्लस जिंक फॉर्म सोडियम जिंकेट, Na2I ZnO2 प्लस यहाँ पे भी H2 गैस का रिमूव होंगे. अगर यहाँ पे भी आपको H2 गैस का आपको टेस्ट करना है तो आप सेम टेस्ट करेंगे, विच इज द पॉपअप साउंड. नाउ कम्स द मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में इतना ही डिफरेंस है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में हाइड्रोजन अटैच होता है, एंड मेटल कार्बोनेट में कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है. मेटल plus carbonate gives metal carbonate, and metal plus hydrogen plus carbonate gives metal hydrogen carbonate. React with acid. Okay, acid is a non-metal, right? And metal carbonate and metal hydrogen carbonate itself says that they are metal. They are the compounds of metal. यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acid. Why? Because base. Why? Because base is a metal. Base itself is a metal, so that's why it will not react with these compounds. But acid are the non-metals, and it will react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. अब यहाँ पे फिर से metal आया है तो यहाँ पे फिर से salt बनेगा. Acid plus metal gives salt, and यहाँ पे दोनों के ही केस में, दोनों कंपाउंड्स के केस में एक सॉल्ट तो बनेगा. And hydrogen carbonate में water and carbon dioxide will be released. So Na2CO3 plus HCl gives NaCl plus H2O plus CO2. NaCl is a salt in an aqueous state. यहाँ पे भी बन रहा है salt. मैंने कहा था आपको जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है. यहाँ पे वो सॉल्ट NaCl है. When it will react with metal hydrogen carbonate, then also the product will be the same, which is the salt water and carbon dioxide. ओके सो यहाँ पे अब CO2 का टेस्ट है. जैसे हमने फर्स्ट वाले रिएक्शन में, विच इज द मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड बेसिस में, हमने जो फर्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन का टेस्ट किया था, सेम जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो रिएक्शन है, इसमें हमें टेस्ट करना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, कौन सा गैस रिलीज हुआ है उसका टेस्ट करना है. इफ इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, सो इसका वो इस टेस्ट में पास हो जाएगा. CaOH twice, so it's a lime water. फर्स्ट चैप्टर मैंने इसकी कॉम्पोजिशन बहुत अच्छे से समझाई है कि कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है. सो अगर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा क्लियर है, देन इट्स वेल एंड गुड. एंड इफ इट इज़ नॉट क्लियर, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको बस क्लिक करना है एंड you will get that video and you can watch it and it will clear you all the concepts. So yeah, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक यूज होता है जो कि फर्स्ट चैप्टर में येलो कलर के बॉक्स में लिखा हुआ था. अगर आप लोगों को पता है, नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट का, ये सेम रिएक्शन ना येलो कलर के बॉक्स में चैप्टर 1 में दी हुई थी. CaOH twice plus CO2 gives CaCO3. तो जो CaCO3 है, इसका एक यूज होता है जो कि फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि CaCO3 कहाँ यूज होता है एंड उसका कौन सा यूज है. ये सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है चैप्टर 1 में एक येलो कलर के बॉक्स में. सो अगर आपने वो पढ़ा है और आपको एकदम वो क्लियर है तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट इज द यूज ऑफ CaCO3. सो या, लाइम वाटर में जब हम जो भी गैस एवॉल्व हुई है उसको जब हम लाइम वाटर में मिक्स करेंगे, विच इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा. प्रेसिपिटेट मीन्स इट इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर. CaCO3 वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है जो टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. एंड अगर हम उसमें और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते रहेंगे,
मतलब एक पॉइंट के बाद से हमने कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करना बंद कर दिया तो फिर तो प्रेसिपिटेट बन के रह जाएगा, बट हम उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते जा रहे हैं, तो उसके बाद से वो एक सॉल्युबल सॉल्यूशन बना लेगा विच इज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम स्टार्टिंग में फिर यूज कर सकते हैं एसिड से रिएक्ट करवाने के लिए, एंड दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। सो कुछ फॉर्म्स है कैल्शियम कार्बोनेट के, विच इज लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल्स, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा भी कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है जो कि फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है। So it's your homework to tell the use of calcium carbonate which you have studied in first chapter in the comment section. Okay. So all metal carbonates and hydrogen carbonates react with acid to give a corresponding salt, carbon dioxide, and the water. Thus, this reaction is really important. ये रिएक्शन लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपने एसिड बेस का अच्छे से पढ़ लिया है, कॉम्पोजिशन जो मैंने बताया था वो कैसे बनते हैं, मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड का कॉम्पोजिशन क्या होता है, बेस का कॉम्पोजिशन क्या होता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अगर आपको वो क्लियर है, आप सारे के सारे रिएक्शंस को ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू नॉट नीड टू मग इट अप, आपको इजीली समझ में आएगा। मैंने तो सारे रिएक्शंस ऐसे ही याद किए थे क्योंकि मुझसे ना, मतलब केमिस्ट्री इज नो अदर थिंग टू मग अप, मतलब आप उसके रिएक्शंस चाह के भी रट नहीं सकते, आपको उसको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि रटोगे तो फिर याद नहीं रहेगा। Okay, so now it's the reaction of acid and bases with each other. यहाँ पे जो एक्टिविटी दी हुई है इसमें मिक्सचर, ओके, सो फिनाफ्थलीन का बताया गया है। So take 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution. What is the color of the solution? जब आप NaOH को डालेंगे फिनाफ्थलीन के सॉल्यूशन में तो NaOH इज अ बेस। सो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बेस में फिनाफ्थलीन का कलर क्या होता है। अगर आप लोगों ने चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि फिनाफ्थलीन में जो भी बेस होता है उसका क्या कलर होता है। So this is the second homework of your today's session. So what is the color of the solution? Add a dilute HCl solution in the above solution drop by drop. Is there any color change in the given reaction? Why the color of phenolphthalein change after the addition of acid? After addition of acid, the color will change because पहले जब अपने phenolphthalein डाला था तो वो बेस के कलर में चेंज हो गया था। सॉरी, तो दोबारा जब आप उसमें एसिड डालेंगे तो वापस से वो अपना कलर चेंज करेगा, क्योंकि वो एक इंडिकेटर है, वो एसिड और बेस के को इंडिकेट करने में काम आता है, वो एक इंडिकेटर है, तो वापस अपना कलर चेंज करेगा एंड इट विल अगेन चेंज इट्स कलर। Now add a few drops of NaOH solution in the above mixture. Does the pink phenolphthalein reappears? Why do you think this happened? So pink phenolphthalein reappear नहीं होगा and this has happened because न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुका है। जब आपने NaOH में HCl मिला लिया, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुका है, वो जो कंपाउंड बना है वो सॉल्ट है विच इज अ न्यूट्रलाइज्ड सॉल्ट, इट इज नाइदर एसिड नॉर बेस। सो अगर आप दोबारा से उसमें फिनाफ्थलीन का सॉल्यूशन फिनाफ्थलीन डालेंगे तो नहीं, तो कलर कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, इट विल, अगर आप वो पिंक का पिंक ही रहेगा, वो कोई भी उसका कलर चेंज नहीं होगा। दिस इज बिकॉज द reaction has now be neutralized. Okay, so yeah, NaOH plus HCl. So NaOH is an acid which is made up of NaOH is a base which is made up of a metal, oxygen, and hydrogen. HCl is an acid which is made up of a non-metal and hydrogen. So so metal plus non-metals gives salt, which is NaCl. NaCl is a salt. But yeah, yeah, OH of base and H of acid. So OH plus H gives H2O. The reaction between acid and bases gives salt in water is known as neutralization reaction. Reaction of metallic oxide with acid. Metals are
बेसिक इन नेचर। कैसे बनते हैं, मतलब बेस किस चीज से बनते हैं, मेटल से बनते हैं। सो मेटल ऑक्साइड्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। सो बेस किस चीज से बनते हैं, बेस बेस आर मेड फ्रॉम metals. Base are made up of metals. So metallic oxide are also basic in nature. Bases are made up of metal plus hydrogen plus oxygen. So metallic oxides are also basic in nature. Base metal से बनता है and metallic oxide भी basic ही nature का होता है. सो ऑब्वियसली जब अगर मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का है तो अगर वो एसिड से कंबाइन करेगा तो एसिड और बेस के रिएक्शन में हमने अभी तुरंत पढ़ी है विच इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और वहां पे एक सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा विच इज दिस। अगेन यहाँ पे भी एक सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा because this is also a neutralization reaction. Metallic oxides are basic in nature, so it will again form the salt and water. आई होप आपको ये रिएक्शंस मग अप नहीं करनी पड़ेंगी, जो कि बहुत इजीली क्लियर है। आपको बस दो चीजें लर्न रखनी है अगर आपको सारे रिएक्शंस एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करने हैं। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। सेकेंड, नॉन मेटल प्लस मेटल इज इक्वल्स टू वाटर। ये दोनों चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई और इन दोनों की हेल्प से मैंने आपको सारे रिएक्शंस कनेक्ट भी करवाए हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटल्स से क्या बनते हैं, नॉन मेटल्स प्लस हाइड्रोजन गिव्स व्हाट, सो नॉन okay so acids are made up of non metals and acids are made up of non metals plus hydrogen which is HCl। HCl में क्या था, Cl था जो कि नॉन मेटल था एंड उसमें H कंबाइन हुआ था एक नॉन मेटल सॉरी एसिड बनाने के लिए। सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी कैसे होंगे, एसिडिक होंगे नेचर में। सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑल्सो acidic in nature. ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। एसिड किससे बन रहे थे, नॉन मेटल से बन रहे थे। नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन से बन रहे थे, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी क्या होगा, एसिडिक होगा नेचर में। ऑब्वियसली ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पे भी कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑब्वियसली नॉन मेटल है तो क्या नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर प्लस बेस गिव्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हिच इज सॉल्ट एंड वाटर। सो this is similar to the reaction between base and acid. We conclude that the non-metal oxides are acidic in nature. So now it's a question turn. So why should curd and sour substances do not keep in brass and copper vessels? Because they will react with each other. Gas is usually liberated when an acid reacts with the metal, and illustrate an example to test the presence. So even acid react with metal, it कौन सी गैस रिलीज होती है, सबसे पहला रिएक्शन यही था एसिड का मेटल के रिएक्शन which is the hydrogen gas, and the presence of hydrogen gas can be tested with the experiment, the very first experiment which is the pop-up sound of the candle
Metal compound A reacts with a dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved distinguishes a burning candle. Write the balanced chemical equation for this reaction if one of the compound form is calcium chloride. Calcium if metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid. मतलब metal का कोई compound है which is reacting with the calcium. So it is the basically the reaction extinguishes. So it is the reaction of metal hydrogen carbonate or metal carbonate reacting with the acid. So second reaction था reaction of metal with the so reaction of acid with the metal carbonates and the hydrogen carbonates. What do all acids and bases have in common? ओके सो इस पूरे पैराग्राफ में आपको दो चीजें रिमेम्बर करनी है. फर्स्ट थिंग, एसिड को जब भी हम वाटर में डालते हैं तो वो H प्लस आयंस डिसोसिएट करता है. मतलब जब भी आप एसिड को वाटर में डालेंगे तो उसमें से H प्लस आयंस रिलीज होंगे. जब भी हम बेस को डालेंगे तो OH माइनस आयंस रिलीज होंगे. इलेक्ट्रिसिटी एसिड कंडक्ट करवाते हैं ड्यू टू द रिलीज ऑफ H प्लस आयंस. So acid can conduct electricity due to the release of H plus ions. Bases do not, because they don't release H plus ions, they release OH minus ions. So why the bulbs start glowing in the case of an acid? Because it contains H plus ions, so it start glowing. And in the case of glucose and alcohol, it doesn't glow because they don't contain H plus ions. Glowing bulb indicates the electricity flow, so electricity can flow through acid. Acid contain H plus ions as cation and anion, such as Cl in HCl, NO3 in HNO3, and H2SO4, CH3C, COOH. So these are some acids which have the presence of H plus ions, so they conduct electricity. What happened to an acid and base water solution? So क्या होता है? H plus ions and OH minus ions का release होते हैं. So क्या होता है, जब भी HCl को हम वाटर में डालेंगे तो हाइड्रोनियम आयन रिलीज होगा H3O. H3 कैसे होगा? क्योंकि इसमें H प्लस आयन रिलीज हुआ है ना, तो H2O में एक H और जो रिलीज हुआ है वो H में ऐड हो जाएगा इन H3O बना लेगा, which is the hydronium ion, and chlorine will be dissociated. Because क्या HCl में क्या H और Cl है ना, H अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा. हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि H प्लस आयन से क्यों रिलीज होंगे, H एलिमेंट क्यों नहीं रिलीज होगा? तो इट्स एन ऑब्वियस आंसर. HCl is an acid which forms by the combination of a non-metal and hydrogen and non-metal combination से बना है. अब क्योंकि इसमें से क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्जेस है, H के पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो जब ये दोनों अलग अलग होंगे तो H पॉजिटिव चार्ज लेके डिसोसिएट करेगा और Cl नेगेटिव चार्ज लेके डिसोसिएट करेगा. और ये ऐसा हर एसिड में होता है, इसलिए हर एसिड में H प्लस आयंस डिसोसिएट होते हैं एंड हर नॉन मेटल में OH माइनस आयन डिसोसिएट होता है. सेम प्रोसीजर होता है. इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर वाटर नहीं रहे, अगर आप किसी ड्राई फॉर्म में, मतलब अगर आप किसी एसिड के ड्राई फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हो तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, बिकॉज उस पर्टिकुलर टाइम पे release of H plus ions are not possible, because H plus ions are only released when the acid are in the water or acid are in the water solution. Dry form में conduction नहीं होता है electricity का, क्योंकि H plus ions dissociate होंगे ही नहीं, और H plus ions dissociate नहीं होंगे तो electricity conduct नहीं हो सकती है.
All bases are not dissolved in water. The bases which can be dissolved in waters are known as alkalis. So there are the special bases which can be dissolved in water. All bases are cannot be dissolved in water. जब भी आपको एसिड को डाइल्यूट करना हो, मतलब उसको थोड़ा पतला करना हो, उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना हो, तो आप हमेशा एसिड को स्लोली स्लोली वाटर में पोर करेंगे, ना कि आप वाटर को एसिड में पोर करेंगे, बिकॉज इट कुड बी हाईली एक्सोथर्मिक एंड इससे आपको बर्न भी हो सकता है अपने हैंड पे या फिर अपने बॉडी पार्ट्स पे. सो इट्स इन प्रिकॉशन. जब भी आपको एसिड को डाइल्यूट करना हो तो आप हमेशा एसिड को स्लोली वाटर में पोर करेंगे. Okay, so mixing of an acid must have always added slowly to the water with a constant stirring. If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause a mixture of splash and cause burns. Now here comes the questions. Why do HCl, HNO3, etc. show the acidic character in aqueous solution while the solutions like compound like alcohol and do not show the acidic characters? Because they dissociate H plus ions and they do not dissociate alcohol and glucose do not dissociate H plus ions, they dissociate OH minus ions. That's why they are bases, not acid. Why does an aqueous solution have an acid conduct? Why an aqueous solution of acid conduct electricity? Due to the release of H plus ions. Why did dry HCl do not change the color in the dry litmus paper? Because they in the dry form HCl do not dissociate H plus ions and even do not show the properties of an acid, so it does not change the color of the dry litmus paper. While diluting an acid, why should recommended to add acid added in water? Not because it could be highly exothermic and could cause a burn. How is the concentration of hydronium ion HCO plus affected when a solution of an acid is diluted? It is affected because जितना ज़्यादा dilute होगा उतनी ज़्यादा hydronium ions की concentration कम होते जाएगा. Means the dilution is inversely proportional to the concentration of hydronium ions. How is the concentration of hydroxide ions affected by when the excess base is dissolved in the solution of sodium? हाइड्रोक्सिन. यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे सेम है. जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द concentration of hydronium ions. Means dilution will increase, the amount of hydronium ions will decrease, but in the case of concentration is directly proportional to the increase of ions. Means if the concentration will increase, the amount of OH minus ions or the hydronium ions will increase. How strong? So now it comes the strength. So there is a scale which is known as pH scale, which is formed to measure the strength of acid. This scale does not form to measure the strength of bases, but till 7 the acids are, and after the 7 the base. 7 के एक्चुअली पूरे स्केल पे हम एसिड को ही मेजर करते हैं, एसिड की ही हम पावर को मेजर करते थे. बट क्या हुआ ना कि आफ्टर 7 हम देखा कि एसिड के प्रॉपर्टीज कुछ बच ही नहीं रहा. लाइक एसिड आर एट इट्स वीकेस्ट स्ट्रेंथ. सो दैट्स व्हाई हमने कंक्लूजन निकाला कि आफ्टर 7 they are bases and before 7 they are acid. 0 to 6.5 acid, 7.5 to 14 bases. 7 is a neutral compound and increase in H plus ion concentration. 0 as we increase the number till 7, as we increase the number, the strength of acid will decrease. Means the increasing in number is inversely proportional to the strength of acid, and in the case of bases, increasing in number is directly proportional to the strength of an base. जितना ज़्यादा number बढ़ेगा उतना strong base होगा.
So as you can see, till 7 सबसे ज़्यादा dissociation होता है H plus ion का, and now there is the least dissociation. That's why we call that after 7 there is an base, not acid. So this is a variation in the pH scale. So there are some solutions which you have to write कि pH scale पे से क्या कलर होता है. I am sure आप लोगों ने एक्टिविटी ऐसी की होगी अपने लेबोरेटरी में जिसमें आपको pH scale पे मेजर करना होगा बहुत सारे सब्सटेंसेस को. So the highest pH, so the highest acidic solution which is found in the human body is the hydrochloric acid, which is released during the digestion. So milk of magnesia stands at 10th. Pure blood is neutralized. Lemon juice is about 2.2 acid. So we do not consume lemon juice at the time of the acidity, as the very first paragraph states. The strength of an acid and bases depends upon the number of H plus ions or the OH ions produced. So yeah, the more the H plus ions dissociated, the more acids are strong, and the less OH minus ions dissociated, the less the bases are strong. Okay. So their strength is directly proportional to the dissociation of H plus or OH minus ions in acid and bases respectively. Importance of pH in everyday life. So this is all about the today's video. मैं इसका part 2 जल्दी बनाऊंगी, and इसके इस वीडियो में मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ाऊंगी. एंड इसके बाद चूँकि मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि इट कुड बी अ लेंदी वीडियो विच विल बी डिफिकल्ट यू टू वॉच और इट्स लाइक बोरिंग. सो या, this video is till now only. I'll make its part 2 which is going to be really shorter. So till now watch it, learn it, and just clear your all concept till now, and I'll meet you in the next video. Bye bye.